आप अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए हैं, आप मक्का और मदीना की पुरकैफ गलियों को देख कर आए हैं। कैसे मिजाज हैं, कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात ने इतना करम फरमाया कि ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, मुझ पे करम करते गए मेरी खता देखी नहीं। जब आप पहली नज़र में खाना काबा को सामने देखते तो खाना काबा का जो जाहो जलाल और हैबत होती है वो इंसान पे लर्जा तारी कर देती है और करीब होता है कि बंदा मोमिन की जो रूह निकल जाए, इतना इस कदर जलाल होता है वहाँ पे। महसूस ही नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा था कि मैं रोज़ा रसूल के सामने खड़ा हूँ। चंद सेकंड के लिए जब आंखें बंद करता था तो सारा सफर आंखों के सामने गुजर जाता था और मैं कहता था वाह, आप रोज़ा रसूल के सामने पहुंच गया। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में बैठकर पूरा कुरान पाक पढ़ के सुनाया, मुकम्मल उनकी बारगाह में पेश किया और आखिरी अशरा मैंने पूरा मदीना तैयबा में गुजारा। छोटी ईद मैंने मदीना पाक में गुजारी। मदीना पाक में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर पाकिस्तान का परचम लहराया और वारे सौर पर जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक 3 दिन क़याम फरमाया, उस जगह पर भी जाके मैंने पाकिस्तान का परचम लहराया, इसलिए कि दुनिया को ये पैगाम दे दें कि हम दहशतगर्द कौम नहीं है, हम अमन वाले और मोहब्बत वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने इस जर्नी को लव जर्नी फ्रॉम लाहौर टू मक्का का नाम दिया कि ये मोहब्बत वाले हम लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। आज मैं आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस के गाजी शान कादरी से करवाऊंगा, जिन्होंने आज से 6 माह कबल जब इनके पास चंद हजार रुपए थे, आज़िम हज की नियत से पाकिस्तान से अपना रख्त सफर बांधा तो मक्का और मदीना की पुरकैफ फजाओं की जानिब बढ़ते हुए परवरदिगार आलम ने तमाम तर सहूलियात, तमाम तर वसाइल इनके कदमों में डाल दिए। इन्होंने ये सफर कैसे शुरू किया, किन किन राहों से गुजरे, कौन कौन से बॉर्डर क्रॉस किए और खास तौर पर जब ये मदीना पहुंचे, मक्का पहुंचे तो वहां पर जो मक्की हैं, जो मदनी हैं, वहां के जो अरबी हैं, उस पूरे के पूरे अरब मुआशरे ने पाकिस्तान से गए हुए इस गाजी का किस तरह इस्तकबाल किया। भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए हैं, आप मक्का और मदीना की पुरकैफ गलियों को देख कर आए हैं। कैसे मिजाज हैं, कैसा रहा सफर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ आपने खुद ही बयान कर दिया है। ये सारी मेरे दिल की बातें हैं जो शाह साहब ने फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात ने इतना करम फरमाया कि ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, मुझ पे करम करते गए मेरी खता देखी नहीं। इतना करम फरमाया मालिक ने कि शायद मेरे पास अल्फाज हैं भी नहीं और ना मैं कहीं से ला सकता हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात का बेहिसाब शुक्र और करम। अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ पैदा फरमाई इस सफ़र में और अल्लाह पाक ने कहाँ से मुझे उठाया और कहाँ तक पहुँचा दिया। लोगों, जब तुम पहली नज़र में काबा को देखो तो जो मांगोगे वो ऊपर वाला मुराद पूरी कर देगा। जब पहली नज़र पड़ी, दूर से काबा को देखा तो दिल में क्या वज्द था, कैफियत क्या थी? खाना काबा पर जब किसी बंदा मोमिन की पहली नज़र पड़ती है तो मैं कहता हूँ कि वो तो नज़र और मेरे जो रोंगटे वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो तब इंसान की जो आप बीती होती है वो मैं कहता हूँ सिर्फ वही जानता है या अल्लाह पाक जान रहा होता है। इंसान जब हमने तस्वीरों में देखा होता है वो खाना काबा इतना सा नज़र आता है, लेकिन जब आप पहली नज़र में खाना काबा को सामने देखते तो खाना काबा का जो जाहो जलाल और हैबत होती है वो इंसान पे लर्जा तारी कर देती है और करीब होता है कि बंदा मोमिन की जो रूह निकल जाए, इतना इस कदर जलाल होता है वहाँ पे। तो अल्लाह पाक की जलाल के नज़ारे नज़र आए। खाना काबा को जब पहली बार देखा तो अल्लाह पाक का जो बेसाख्ता ऊंची बुलंद आवाज़ में अल्लाह पाक का जिक्र बुलंद करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करनी शुरू कर दी और अपनी बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए माँ बाप, बहन भाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के लिए दुआएं की और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की, अपने डिपार्टमेंट के लिए और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले तमाम इदारों के लिए जी भर के दुआएं की। आपने पैदल सफर करके दुनिया को ये भी बताया कि हम बामन कौम हैं, हमारा मुआशरा बहुत बामन है। जब मदीना गए, जब अश्कों का समंदर लेके पहली निगाह गुंबद खिजरा पर पड़ी, वो कैसे लम्हात थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक आपने जो पहली बात की कि हमने दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तानी और दाढ़ी वाले लोग टेररिस्ट नहीं होते और हमारा जो नेगेटिव चेहरा दुनिया के सामने बना हुआ था उसको पॉजिटिव शो करने के लिए मैंने पाकिस्तान का परचम हज़ारों किलोमीटर में कई ममालिक में लहराया। मदीना पाक में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर पाकिस्तान का परचम लहराया और
गारे सौर पर जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक 3 दिन क़याम फरमाया, उस जगह पर भी जाके मैंने पाकिस्तान का परचम लहराया, इसलिए कि दुनिया को ये पैगाम दे दें कि हम दहशतगर्द कौम नहीं हैं, हम अमन वाले और मोहब्बत वाले लोग हैं। इसलिए मैंने इस जर्नी को लव जर्नी फ्रॉम लाहौर टू मक्का का नाम दिया कि ये मोहब्बत वाले हम लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं। और जब ये मेरी लव जर्नी मुझे मदीना तैयबा में ले गई, तो जो फिर एक कैफियत होती है आशिक की, एक जो माँ और बच्चा 1000 साल बाद जिस तरह आपस में मिलते हैं तो किस तरह बिलक बिलक एक दूसरे को देख कर रोते हैं। तो सबसे पहले मैं मस्जिद नबी में जब दाखिल हुआ तो मैंने चूँकि रमज़ान मुबारक था, मैंने सबसे पहले इफ्तारी की। इफ्तारी करने के बाद मैं मुवाजा शरीफ, जिसको सुनहरी जालियाँ बोलते हैं, वहाँ पर गया और अपनी जो जितनी भी मेरी इल्तिजाएँ थीं, जितनी भी दुआएं थीं, वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश की। खूब गिड़गिड़ा कर रोया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, और जो भी हाल दिल था अपना, अपने माँ बाप का, और जितने भी रास्ते में मिलने वाले लोगों ने, जब लोग मिलते थे वो कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम पेश करना। तो मैंने यही कहा, हुजूर मैं तो सबको नहीं जानता, आप तो रहमत लिल आलमीन है, तमाम जानों की रहमत हैं आप तो अपने हर उम्मती को जानते हैं, मैं सबका सलाम आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। सबका सलाम नबी करीम की बारगाह में पेश किया। मुवाजा शरीफ से जब बाहर निकले तो गुंबद खजरा का दीदार किया, तो महसूस ही नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा था कि मैं रोज़ा रसूल के सामने खड़ा हूँ। चंद सेकंड के लिए जब आंखें बंद करता था तो सारा सफर आंखों के सामने गुजर जाता था, और मैं कहता था वाह, आप रोज़ा रसूल के सामने में पहुंच गया। आप इस साल में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन करीबी मेहमानों में से थे जिनको रसूल आज़म बहुत, शायद जिस तरह हम कहते हैं ना कि रसूल आज़म हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं, जवाब देते हैं, जिनको सबसे पहले शायद जवाब देते होंगे। तो इस कैफियत को महसूस किया कि आका की नजर मुझ पे है, उनका करम मुझ पे है और मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आप पैदल गए थे और इस तरह के तमाम तर आप जो लग्जरी है उसको दूर रख के आप सिर्फ मतलब मोहब्बत सरकार मदीना में वहां गए। देखें, आप तो मदीना तैयबा की बात कर रहे हैं कि वहां पर जाकर इस तरह की कैफियत थी, वो तो बड़ी दूर की बात है। वहाँ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर खुद तशरीफ फरमाए, वहाँ पर वो मौजूद है। ऐसा है। और वो तो मदीना पाक की बात है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी जो मेरा कीदा था, मेरा ईमान था कि उनकी निगाहें खास है। और जब मैंने ये सफर की प्लानिंग की थी तो इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ मैंने प्लानिंग की थी कि हुजूर के उम्मती जाते हैं, जहाज में बैठते हैं, 4 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। बेशक वो भी नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं, उनको भी बुलावा आया है तो वो मदीना तैयबा में पहुंचे हैं। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मैं हजारों किलोमीटर सफर तय करके पाँव में छाले लेकर और इतने धूल मट्टी सर में लेकर जब नबी करीम की बारगाह में पहुंचूंगा, तो बाबा जी एक शेर पढ़ा करते थे कि जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। ये तो बाबा जी का शेर था। इस शेर को मैंने अपने लिए चेंज किया कि जब पैराहने खाकी कहते हैं पाँव को, कदमों को, तो मैंने ये शेर खुद से मैंने एडिट करके अपने लिए बनाया कि जब पैराहने खाकी मेरे मदीने में पहुंचेंगे। जब रास्ते में होता था तब मैं ये शेर पढ़ता था कि जब पैराहने खाकी मेरे मदीने में पहुंचेंगे तो रोजे से आवाज आएगी, ओ मेरा फकीर आया। ओ मेरा फकीर आया। मैं बस मैंने ये सोच करके इंशाल्लाह मेरे आका करम फरमा देंगे। और फिर ऐसा करम फरमाया कि 2 महीने मैंने मदीना तैयबा में गुजारे, और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में बैठकर पूरा कुरान पाक पढ़ के सुनाया, मुकम्मल उनकी बारगाह में पेश किया। और आखिरी अशरा मैंने पूरा मदीना तैयबा में गुजारा, छोटी ईद मैंने मदीना पाक में गुजारी। और मैं कहता हूँ कि जितनी अताएं, जितना करम इस बार मैं लेकर आया हूँ, वो मेरे पैदल सफर का जो सारा, जो वो कहते हैं ना कि जो मोल पूरा हो गया। थकावट तो होती नहीं है। थकावट तो तब होना कि जब मैं मरी नारायण का गांव जा रहा हूँ और आगे सड़क पकड़ के बैठ जाऊँ, कमर पकड़ के बैठ जाऊँ, मैं तो थक टूट गया हूँ। मदीने पाक के दुनिया के सफर तो बंदा थक भी तो जाता है, नाले आके भी तो जाता है, पर सफर मदीने का हर बार बड़ा सोना। मदीना पाक के सफर से भी कोई थकता है इंसान। शान भाई, हम आदी नहीं है कि हम मुशक्कत तलब काम करें, हम इस चीज के आदी नहीं है। इस सफर के अंदर जिस तरह आप बता रहे थे कि पाँव में छाले पड़े, कैफियत कभी ऐसी हो जाती है कि नाकाबिल, इंसानी जिस्म है नाकाबिल बर्दाश्त, तो कब ऐसे मतलब बुखार किसी कैफियत या छाले के जो जिस्म के साथ जो वाकयात थे वो किस किस तरह पेश आए? मैंने यहाँ से लाहौर से निकलते हुए सर दर्द की, बुखार की, जिस्म दर्द की, नज़ला जुकाम की, मैंने इतनी सारी मेडिसिन अपने बैग में रख ली। फर्स्ट एड के तौर पर मैं रख ली। मैंने वो सनी प्लास्ट वगैरह, जोशांदा, पैनाडोल, डिस्प्रिन,
मेरे साथ इस तरह होता है कि हर बदलते मौसम में मुझे फ्लू होता है, जुकाम होता है, और इस तरह का होता है कि 3-4 दिनों मुझे झंझोड़ता है पकड़ के। मैंने लाहौर से लेकर मक्का मुकरमा तक मैंने कई किस्म के मौसम देखे और एक छींक तक नहीं मुझे रास्ते में आई। अल्लाहु अकबर, एक छींक तक नहीं आई। अल्लाहु अकबर, बाकी जो पाँव के छाले थे वो यकीनन पड़ गए थे। मैंने 2-3 किस्म तो के मोहब्बत का जेवर है। शूज भी चेंज किए, लेकिन यकीन करें जो पहला छाला मुझे पड़ा था वो मुझे फूल नगर बाई फेरू जाकर पड़ा था। अच्छा। वो लाहौर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है। तो उससे पहले जो सफर था वो तो नॉर्मल गुजर रहा था, लेकिन जो सफर मैंने छालों के साथ किया उसका मुझे अलग ही मजा भाई अब ना हम शॉर्ट चलते हैं। कितने बॉर्डर क्रॉस किए थे? मैंने जो ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया था और फिर बहरीन से होता हुआ मैं सऊदी अरब क्रॉस। इन दो मुल्कों में से किस मुल्क को आप रेट करते हैं यार? ईरान ने ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, बहरीन ने ज्यादा प्रोटोकॉल दिया? नहीं, बहरीन में मेरा सफर नहीं था, बहरीन में मेरा कुछ स्टे था। हाँ। फिर बहरीन से फिर मैं सऊदी अरब चला गया था। मतलब ज्यादा सफर मेरा पाकिस्तान इन सरहदों के ऊपर भी हाँ। आपको प्रोटोकॉल मिला? आप तो खास मेहमान थे। प्रोटोकॉल तब मिलता है सरहद के ऊपर जब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगले से मुराद हम इसको कहते हैं कि जिसको पता चला आप पैदल जा रहे हैं उसने अप्रिशिएट किया। जी जी, वो तो जब मैं सबसे पहला बॉर्डर जब ईरान आया तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट चांस था कि मैं ईरान में एंटर हो रहा हूँ। तो जब ईरान में मैं जो दिल की बात बता रहा हूँ, किसी में कोई हर चीज हट कर बता रहा हूँ, मेरे दिल में ये था कि जिस तरह पाकिस्तान में 9-10 मुहर्रम को लोग वो अहले तशी लोग इकट्ठे होकर वो मातम वगैरह करते हैं, तो मैंने ये शुरू से सुन रखा था कि सारे शिये हैं ईरान में, तो वहाँ भी इस तरह का कल्चर होगा। लेकिन जैसे ही मैं ईरान के बॉर्डर पे पहुंचा हूँ तो वहाँ पे हामिद खान, जिनको किंग ऑफ ताफ्तान बॉर्डर कहते हैं, उनको पता चला मैं पैदल मदीना पाक जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझको डील किया। उन्होंने अपने फ्री सिम मुझे दी। ईरान में जब पहली चेक पोस्ट आती है, मेरे पाकिस्तान का परचम मेरे ऐसे कमर के पीछे लगा हुआ था, लहरा रहा था। जो ईरान की पहली चेक पोस्ट थी, उन्होंने मुझे गले लगाया। एक बंदे ने नहीं कहा कि परचम उतार दो या तुम कौन, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने मुझे मेरे साथ सेल्फियाँ ली, वीडियोस बनाई। उसके बाद जितना मैंने फिर उसके बाद जाहिदान पहुंचा। जाहिदान में जामिया मस्जिद जाहिदान है, वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा वहाँ पे वेलकम किया। मैं 2 दिन वहाँ पे मैंने स्टे किया। उसके बाद जितना मैंने ईरान का सफर किया और जितना मैंने ईरान देखा, इतना खूबसूरत कंट्री देखा, और वहाँ के किसी एक बंदे ने भी किसी शरारत के तौर पर भी ये नहीं कहा कि यार तुम पाकिस्तान का झंडा यहाँ में लहरा रहे हो, उसको उतारो। बल्कि लोगों ने वहाँ पे रुक रुक के मुझे खाने की ऑफर की, मुझे लिफ्ट देने की ऑफर की, मुझे पानी की बोतलें दी। खर्चा टोटल कितना हुआ? जब यहाँ से निकले तब कितने पैसे थे? जब यहाँ से निकला था तो कुछ 1000 पैसे थे, रुपए थे मेरे पास। तो मैं खर्चे का तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कितना मुझे खर्चा लगेगा, कितना आएगा रास्ते में, क्योंकि मैं खुद नहीं निकला था यहाँ से। मेरा वो इश्क, मेरा शौक मुझे यहाँ से लेकर चल पड़ा था। तो कुछ 1000 रुपये के साथ मैंने सफ़र शुरू किया और अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ ममालिक से मुझे गुजारते हुए मदीना पाक में पहुँचाया, और वापस आने तक मेरा तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया। वाह 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 वाह। लाल खुदा दे ना तो बारे सैयदाने दीन दे डुब दे बेड़े तारे सैयदाने दीन दे डुब दे बेड़े तारे सैयदाने। सुन लो ऐ भी गल सुनी ते नहीं जानी, सुन लो ऐ भी गल सुनी ते नहीं जानी। वगदी नहर सी कोल ते लभया नहीं पानी, डाढ़े दिन करबल च गुजारे सैयदाने, प्यासे दिन करबल च गुजारे सैयदाने, दीन दे डुब दे बेड़े तारे सैयदाने। बैद मजनू की तरह युलिदा सर पाकिस्तान से पंजाब पुलिस के गाजी शान कादरी हज बैतुल्ला आज़म हज की नियत से पाकिस्तान से एक मुकद्दस सफ़र का रख्त सफ़र बांधे वहाँ गए, और वहाँ के जो मनाजिर थे, वहाँ की जो कैफियत थी, वो हमें बता रहे थे और हमने वो आप तक पहुँचाई। और ख़ास तौर पर इन्होंने एक पैगाम भी दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो आप यकीनन, मैं, आप, हम सब एक दूसरे को तलकीन करेंगे और एक दूसरे को तंबीह करेंगे कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, ताकि हम परवरदिगार दो आलम के तमाम कवानीन
को बरूए कार लाते हुए इस मुआशरे में एक अच्छा मुआशरती किरदार अदा कर सकें, और जब ही तो हम एक अच्छे सुन्नती बन पाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।